Hi guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive. और आज की क्लास में हम लोग अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग के और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं which are a bit more difficult than the questions we have done earlier. Okay, so let's start with the first question of this class. ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले से ही इम्पोर्टेंट मार्क करके रखा है. तो ये क्वेश्चन क्या है? The following particulars are extracted from the records of a company. उसमें हमें क्या क्या दिया गया है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का पर यूनिट का सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है. सेल्स कितना है? सेल्स है 100 रुपीज पर यूनिट प्रोडक्ट ए का, 120 रुपीज पर यूनिट प्रोडक्ट बी का. वैसे ही कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2 kg और यह है 3 kg. मटेरियल कॉस्ट है प्रोडक्ट ए का 10 रुपीज, इसका है 15 रुपीज. डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है इसका 15 रुपीज, इसका है 10 रुपीज. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका है 5, इसका है 6. मशीन आवर्स यूज्ड इसका है 3 आवर्स, इसका है 2 आवर्स. और ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हमें दोनों का दिया गया है. और डायरेक्ट वेजेस पर आवर कितना दिया गया है? 5 रुपीज. ये 5 रुपीज का मतलब क्या है? हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है. अगर 1 आवर का हमें 5 रुपीज लगता है तो 15 रुपीज कितने घंटे में लगेगा? 3 आवर्स में. और वैसे ही 10 रुपीज हमें लगेगा 2 आवर्स में. तो यहाँ पे ये तो गया हमारा इन्फॉर्मेशन का पार्ट. और अभी हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है. तो क्वेश्चन पूछा है कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन total sales potential in units is limited, total sales potential in value is limited, raw material is in short supply, production capacity is in the limiting factor, is the limiting factor. और क्या बोला है? both use the same raw material. और सेकेंड पॉइंट बोला है assuming that raw material is the key factor, availability of which is 10,000 kgs and each product cannot be sold more than 3,500 units. So find out the product mix which will yield the maximum profit. So guys, हम लोगों को पता है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि comment on the profitability of each product, इसका मतलब क्या है? ये हमें contribution per unit मांग रहा है. तो पहले हम लोग यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं. तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए कि सेल्स कितना है दोनों प्रोडक्ट्स का. सेल्स प्रोडक्ट ए का है 100 रुपीज और प्रोडक्ट बी का है 120 रुपीज. उससे हम लोग क्या माइनस कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? सबसे पहले बोला है मटेरियल. क्या क्या इसमें वेरिएबल कॉस्ट है? मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस. तो मटेरियल है प्रोडक्ट ए का 10 रुपीज और प्रोडक्ट बी का 15 रुपीज. फिर आता है हमारा लेबर. तो लेबर है हम लोगों का प्रोडक्ट ए का 15, इसका है 10. फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका है 5, इसका है 6. फिर है वेरिएबल ओवरहेड्स, इसका है 15, इसका है 20. अभी हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं. इसका आ जाएगा 35, 45 और इसका आ जाएगा 51. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 100 माइनस 45, 55 और 120 माइनस 51 ये हो जाएगा 69.
इसके बाद हम लोग निकालेंगे पीवी रेशियो। रेशियो कितना होगा 55/100, ये तो आ जाएगा हम लोग का डायरेक्टली 55%। और प्रोडक्ट बी का आ जाएगा 69/120, 57.5%। सो हमें क्वेश्चन में बोला था कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हमें कमेंट करना है जब टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या, हम लोगों ने थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्लास में पढ़ा था कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि एक गिवन सिचुएशन में, एक गिवन प्रोडक्शन के सिचुएशन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड अमाउंट में हो या स्कैर्स अमाउंट में हो, उसे हमें कम यूज करना है, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि रॉ मटेरियल का शॉर्ट सप्लाई है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब इस केस में हमारे पास 2 ठो लिमिटिंग फैक्टर है। तो इन दोनों फैक्टर्स का हमें पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वाला क्या निकालेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, पर केजी ऑफ मटेरियल। और सेकंड में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, और एक था प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, उसके लिए हमें जानना है कि एक प्रोडक्ट बनने में रॉ मटेरियल का कितना केजी यूज होता है। तो इसका प्रोडक्ट ए के लिए 2 केजीज और प्रोडक्ट बी के लिए 3 केजीज यूज होता है। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला याद है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। तो ये आ जाएगा हम लोगों का फर्स्ट का 55 है कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय ये है 2। 55/2 करने पे कितना आता है 27.5। ये आ जाएगा हमारा 27.5। और प्रोडक्ट बी का कितना है, प्रोडक्ट बी का है कंट्रीब्यूशन 69 रुपीज डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 23। वैसे ही हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, तो इसके लिए ये होगा 55 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स यूज गिवन है, ये है 3 आवर्स, ये है 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा 55/3 और ये होगा 69/2। $18.33, 69.2 का आएगा 34.5। तो जितना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए था, हमें वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये कंट्रीब्यूशन, फिर है पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग आंसर देंगे। सो द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी, फर्स्ट पॉइंट क्या था, व्हेन टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड। हमें ये नहीं पता है कि कितना यूनिट्स इस प्रोडक्ट का सेल होगा, या फिर हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट का ज़्यादा यूनिट्स हम लोग बेच नहीं पाएंगे, तो उस केस में कौन सा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ऑब्वियसली जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा होगा। तो दोनों में से किसका ज़्यादा है 69, यानी कि बी का ज़्यादा है। तो ये होगा व्हेन टोटल sales potential
in units is limited, then product B will be more profitable. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर, because more contribution per unit. ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? ये हमें पूछा है कि टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड. तो जब सेल्स वैल्यू की बात आती है तो हम लोग किसको देखते हैं? हम लोग देखते हैं उसके पीवी रेशियो को. जिसका पीवी रेशियो ज्यादा होगा वही वाला प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा. When total sales potential in value, ये था यूनिट्स में, ये है वैल्यू में, is limited, then again प्रोडक्ट B, इसका ही पीवी रेशियो ज्यादा है, प्रोडक्ट B will be more profitable. रीजन है पीवी रेशियो इज मोर. थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला था रॉ मटेरियल का शॉर्ट सप्लाई है. रॉ मटेरियल has short supply. तो इस केस में हमें क्या देखना है कि किसका कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल ज्यादा है. दोनों में किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट ए का ज्यादा है. तो देन प्रोडक्ट ए will be more profitable. इसका तो रीजन आप लोग को पता ही है कि इसका रीजन है, इसका ज्यादा है कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल. फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी, जहां पे प्रोडक्शन capacity is the limiting factor. तो उस केस में क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जिसका ज्यादा होगा वही वाला होगा. तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बी, देन बी विल बी मोर प्रॉफिटेबल. क्यों? बिकॉज contribution per machine hour is more in case of B. अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की ओर. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट अज्यूम करना है हमें कि जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग का लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर है जो कि ओनली 10,000 kgs ही अवेलेबल है हमारे पास, और ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3,500 यूनिट्स. मतलब ए और बी जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों 3,500 यूनिट से ज्यादा सेल ही नहीं कर सकते हम लोग, और हमारे पास 10,000 kgs का रॉ मटेरियल है जो कि कम अमाउंट में स्कैर्स क्वांटिटी में है. तो हमें वो प्रोडक्ट मिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स होगा. तो ये स्टेटमेंट को बनाने से पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि
कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितने अमाउंट का रॉ मटेरियल लगेगा, यूज होगा। हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ये क्वांटिटी सब हम लोग का केजी में रहेगा। तो हमारे पास है 10,000 केजीज। और हम लोग को हमें पता है कि अगर मटेरियल वाइज देखें तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट ए का ज़्यादा है। तो हमारे पास अगर कम क्वांटिटी का रॉ मटेरियल है तो हमें उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें हमें हर यूनिट पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिले, यानी कि जो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, विच इज़ द प्रोडक्ट ए इन दिस केस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्ट ए के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हर प्रोडक्ट ए हो या फिर प्रोडक्ट बी हो, ये 3,500 यूनिट से ज़्यादा बन ही नहीं सकता है। और हमें पता है प्रोडक्ट ए के लिए हमारा 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है और प्रोडक्ट बी के लिए हमारा 3 kgs यूज होता है। तो हम लोग ए में हम लोग मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे ज़्यादा प्रॉफिट हो करके। तो दिस विल बी 3,500 इंटू 2 विच विल बी 7,000। जो 7,000 kg है ये हमारा टोटल यूज हो जाएगा प्रोडक्ट ए को बनाने में। तो हमारे पास बच कितना गया, 3,000 kg। ये हमारा रहा रिमेनिंग। तो हमें यही 3,000 kgs को यूज करके ही प्रोडक्ट बी को बनाना है। तो प्रोडक्ट बी का 3 kg यूज होता है 1 यूनिट बनाने के लिए। तो 3,000 kg यूज होगा कितना यूनिट्स बनाने के लिए, 1,000 यूनिट्स बनाने के लिए। प्रोडक्ट ए के हमें 3,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और प्रोडक्ट बी के हमें 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो अब हम लोग ये स्टेटमेंट में लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 3,500 और ये 1,000, टोटल आ जाएगा हम लोगों का 4,500 यूनिट्स। फिर है हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालना है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट जिसमें हमें मिले। तो उसके लिए हमें देखना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका कितना है। प्रोडक्ट ए का हमें पता है 55 रुपीज़ है और प्रोडक्ट बी का 69 रुपीज़, और टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3,500 इंटू 55, ये आ जाएगा 1,92,500, और ये तो हमारा है 69,000, और दोनों का मिला के ये हो जाएगा 2,61,500। ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद हमें क्या नेक्स्ट फाइंड आउट करना है प्रॉफिट के लिए। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम लोग अगर कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए के लिए 5 रुपए पर यूनिट और प्रोडक्ट बी के लिए ये 10 रुपीज है। तो प्रोडक्ट ए के लिए होगा 5 रुपीज
और प्रोडक्ट बी के लिए होगा 10 रुपीज़। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम ही रहता है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों प्रोडक्ट्स को हम लोग मैक्सिमम 3500 यूनिट्स तक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट बी का भी 1000 यूनिट्स में जितना होगा फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही 3500 यूनिट्स में भी होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे, जितना मैक्सिमम जो इस लेवल के लिए भी एबल हो। तो दिस विल बी 3500 इंटू 15, ये हो जाएगा 52500 52500। इसको हम लोग जब कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया, 2,09,000। ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। तो इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज मिला, ये प्रॉफिट, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सेकेंड पॉइंट को आप लोग क्लास के बाद एक बार रिवाइज कर लेना, तो ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो एग्जाम में आए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोग को इसका एक फॉर्मूला दे रखा था पिछले क्लास में, और मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले को लेके हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये न्यूमेरिकल ऐसे ही बुक में देख के मैं आपको समझा दूंगी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके। तो जिस फॉर्मूले के बारे में मैं बोल रही थी, ये वही फॉर्मूला है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का, कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंक्रीज इन आउटपुट। तो जो आने वाला क्वेश्चन है वो इसी पर ही बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी हैज अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स दैट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ सेल्स प्राइसेस इज पॉसिबल। ये है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितने परसेंट कैपेसिटी पे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इतने परसेंट पे उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रहेगा। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दीज लेवल्स इज 15 पैसे पर यूनिट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000। तो हर कैपेसिटी लेवल पे हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये तो फिक्स्ड ही रहेगा, 40,000 ही रहेगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.15 रुपीज पर यूनिट होगा। Prepare a statement showing incremental revenue and differential cost at each stage. At which volume of production will the profit be maximum? तो हम लोग अभी इस स्टेटमेंट को समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, statement showing computation of differential cost, incremental revenue and determination of capacity at which profit is maximum। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें किस किस कैपेसिटी में प्रोड्यूस करना है, 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला था कि इसका कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स, तो जो 100% होगा वो है 1 लाख यूनिट्स, ये है 1 लाख यूनिट्स। फिर 90% में 90,000 होगा, 80% में 80,000, 70% में 70,000, 60% में 60,000। अब बोला है इसका सेल्स कितना होगा, तो यहाँ पे हमें बोला है कि यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन में कि 60% कैपेसिटी में इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा पर यूनिट, 0.9, मतलब 90 पैसे है सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेल्स कितना होगा, टोटल सेल्स होगा 0.9 इंटू 60,000, 54,000। वैसे ही 70,000 यूनिट्स के लिए कितना होगा, ये 0.8 इंटू 70,000 दैट इज 56,000।
फिर ये है 60,000, ये हो जाएगा 60,300 और 100% कैपेसिटी पे ये आ जाएगा 61,000। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0.15 रुपीज पर यूनिट। 60,000 इंटू 0.15, 9,000। फिर वैसे ही हम लोग 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख के लिए निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो सारे कैपेसिटी पे सेम ही रहेगा। टोटल कॉस्ट, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। अब आता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटी लेवल पे हमारा कॉस्ट हमें पता है तो देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है। 70% में जितना है उससे 60% कितना कम है। तो इस केस में क्या आया, ये है 60% कैपेसिटी पे जितना कॉस्ट है उससे 1,500 रुपए ज्यादा है 70% कैपेसिटी पे कॉस्ट। वैसे ही हमारा 70 से 80% के बीच अगर हम देखेंगे तो अगेन 1500, फिर से 1500 का डिफरेंशियल कॉस्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। यहाँ पे पूछा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी बताने के लिए। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल कॉस्ट की मतलब दूसरे कैपेसिटी पे कॉस्ट पहले कैपेसिटी से कितना ज्यादा है, वैसे ही हम रेवेन्यू का भी देखेंगे कि दूसरे कैपेसिटी पे पहले कैपेसिटी से कितना ज्यादा सेल हुआ है। तो इस केस में कितना है? 2,000, 56,000 माइनस 54,000, तो 2,000 रुपए का ज्यादा सेल हुआ है। फिर 80,000 में अगेन 4,000 रुपए का ज्यादा सेल हुआ है और 90,000 पे 300 रुपए का, यहाँ पे ये घट गया, 300 रुपए का ज्यादा सेल हुआ है और 100% कैपेसिटी पे 700 रुपए का ज्यादा सेल हुआ है। तो एज यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल कॉस्ट सबका सेम ही है, लेकिन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो 80% कैपेसिटी पे सबसे ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट कितना आएगा? 4,000 माइनस 1,500, दैट विल बी 2,500। 2,500 रुपीज हम लोगों का ज्यादा प्रॉफिट होगा, विच इज द मैक्सिमम सारे कैपेसिटीज में। तो जो कंपनी है वो 80% कैपेसिटी पे वर्क करना चाहिए। ओके, सो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन 15। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर्स एंड सेल्स इट एट 3,000 ईच। एक कंपनी है जो कि स्कूटर्स बनाती है और उसको 3,000 रुपीज ईच के प्राइस में सेल करती है। और अभी क्या है, मटेरियल्स के कॉस्ट में 17% का इंक्रीज और लेबर कॉस्ट में 20% का इंक्रीज होगा करके वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। द इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल्स प्राइस would cause at 25% decrease in the amount of the present gross profit per unit। तो ये बोल रहा है कि जो इंक्रीज होने वाला है ये अगर 17% मटेरियल्स का और 20% लेबर्स का अगर इंक्रीज हो जाए तो जो प्रेजेंट अमाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट है उसमें शायद 25% का डिक्रीज आ जाएगा। अभी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एट प्रेजेंट द मटेरियल कॉस्ट इज 50%, wages is 20% and overhead is 30% of cost of sales. You are required to prepare a statement of profit and loss per unit at present and compute the new selling price to produce the same percentage of profit to cost of sales as before. So guys, इस क्वेश्चन में ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट और प्रॉफिट का डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है और वो ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल्स के परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे x और y करके वेरिएबल लेंगे। जैसे हम लोग बचपन में मैथ्स में लेते थे लेट द नंबर बी x, वैसे ही यहाँ पे हम लोग लेंगे। हमेशा ये याद रखना है कि कॉस्ट को x लेंगे और प्रॉफिट को y लेंगे। Let the cost is
x and the profit is y। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हर स्कूटर का सेलिंग प्राइस कितना है 3000 रुपीज। तो ये जो है दोनों मिला के 3000 है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन आता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3000। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मटेरियल कॉस्ट उसका 50%, वेजेस 20% और ओवरहेड 30% है। तो अभी हम लोग, हमारा कॉस्ट कितना है x, तो मटेरियल होगा x इंटू 50%, this will be 0.5x। इसको हम स्मॉल में ही लिखते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आता है हमारा लेबर। लेबर दिया हुआ है 20%, x इंटू 20%, दिस विल बी 0.2x। फिर आता है हमारा ओवरहेड। ओवरहेड कितना है 30%, दिस विल बी 0.3x। ठीक है, तो ये कब है, ये एट प्रेजेंट, प्रेजेंट सिचुएशन में ये सब इतना दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि देयर माइट बी एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इन द लेबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मटेरियल और लेबर का कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है, तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आफ्टर इंक्रीज इन कॉस्ट मटेरियल कितना होगा। द मटेरियल विल बी, मटेरियल में कितना है 17% इंक्रीज है, तो ये हो जाएगा 0.5x इंटू 117%। तो ये कितना होगा 0.5 इंटू 117%, 0.585। वैसे ही लेबर ओवरहेड, लेबर का कितना है 0.2x इंटू ये हमारा इंक्रीज हो रहा है 20%, सो दिस विल बी 120%, 0.2 इंटू 120%, 0.240x। सॉरी, मैं यहाँ पे x लिखना भूल गई थी क्योंकि ये वही कॉस्ट का ही हिस्सा है। और ओवरहेड कितना है, ओवरहेड तो हमारा जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। तो अब हम लोग अगर इसको टोटल कर देंगे, सो दिस विल बी 1.125x। ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। और क्वेश्चन में और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जब कॉस्ट इतना बढ़ता है तो 25% प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट में डिक्रीज होता है। तो प्रॉफिट कितना होगा अभी हमारा, प्रॉफिट पहले हम लोग का था y था, अब हमारा हो जाएगा प्रॉफिट y माइनस 25%, that will be 0.75y। तो अभी हमारा न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा, सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 1.125x प्लस 0.75y इक्वल्स टू 3000, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
तो अब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग स्कूल में किया करते थे मैथ्स में, वैसे ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग 0.75 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट दोनों y कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 1 इंटू 0. और अगर हम 3000 इंटू 0.75 करेंगे, ये आ जाएगा 2250। और इक्वेशन 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हमें उतना ही रहने देना है, सेम रहने देना है, सो दैट दोनों y कैंसिल हो जाए। दिस विल बी 1.125x plus 0.75y equals to 3000। अब हम इन्हें माइनस कर देंगे, ये माइनस करने पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2250 से अगर हम 3000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -750, और इधर आएगा 0.75 से अगर हम माइनस करेंगे 1.125 तो आ जाएगा -0.375x। अब हमें इजीली x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 750 बाय 0.375। ₹2000। तो न्यू सिचुएशन में हमारा कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट आ जाएगा 2000 रुपये, और प्रॉफिट कितना, 3000 माइनस कॉस्ट दैट इज 2000 रुपीज, अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1000 रुपीज। तो नए सिचुएशन में हमें दोनों का वैल्यू मिल गया, कॉस्ट एंड प्रॉफिट का। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट सिचुएशन, और फिर कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। पहले हम लोग पॉइंट ए को लेते हैं। पॉइंट ए, तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम, मटेरियल कितना होगा, मटेरियल ये है प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में इसको याद रखना, प्रेजेंट सिचुएशन में कितना था मटेरियल, टोटल कॉस्ट का हाफ था, 50% था। मटेरियल विल बी 2000 इंटू उसका 50%, ये हो जाएगा 1000 रुपये। फिर नेक्स्ट है हमारा लेबर, फिर नेक्स्ट है ओवरहेड्स। लेबर कितना है, लेबर है हमारा 20% और OH है हमारा 30%। ये है 20%, दिस विल बी 400 रुपये। फिर ये आ जाएगा हमारा 30%, दिस विल बी 600 रुपये। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज। टोटल कॉस्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट और प्रॉफिट निकाला था, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, कॉस्ट है 2000, प्रॉफिट है 1000, यानी कि जो प्रॉफिट है दैट इज एग्जैक्टली 50% ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट आया है 2000 रुपीज। तो अगेन हमारा जो प्रॉफिट है दिस विल बी 2000 रुपए का 50%।
ये आ जाएगा 1000 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस will be 3000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट था और ये एक इम्पॉर्टेंट था। ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं उसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। ये है सेलिंग प्राइस टू गेट सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इस केस में क्या था, प्रॉफिट था हमारा 50% ऑफ द कॉस्ट, तो यहाँ पे भी हमें यही करना है 50%। ये है हमारा न्यू सिचुएशन का। ठीक है, न्यू सिचुएशन में हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल कितना हो जाएगा, मटेरियल में 17% का इंक्रीज हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस विल बी, ये अमाउंट का कॉलम 1000 into 117%. So this will be 1170 rupees. फिर आता है हमारा लेबर। लेबर कितना आ जाएगा, लेबर था हम लोग का 400 रुपये। 400 रुपये में 20% इंक्रीज, यानी कि 120% इंटू करेंगे हम, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 480। फिर आएगा हमारा ओवरहेड। ओवरहेड तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पहले का 600। इसको अगर हम लोग टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2250 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, उसमें प्रॉफिट जोड़ के। तो प्रॉफिट विल बी 2250 रुपीज into 50%. This will be 1125. अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5733। न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा हम लोगों का 3375। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये वाला प्रॉफिट का कैलकुलेशन 50% वाला, और बाकी तो सब सेम ही है। गाइज, आई होप आज हम लोगों ने जो तीनों क्वेश्चंस डिस्कस किया वो तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग फिर से एक बार इसको घर में रिवाइज कर लें, सो दैट ये अच्छे से प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में। और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्लेलिस्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें।